हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनफिस एग्जामिनेशन बैच 24/7 एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि रेगुलर बेसिस पे हम चैप्टर्स कवर कर रहे हैं ऑफ क्लास 12th। तो आज के इस वीडियो सेक्शन में भी हम चैप्टर कवर करने वाले हैं क्लास 12th की एक बुक का जिसका नाम है फ्लेमिंगो। दिस इज चैप्टर नंबर 6 एंड दिस इज रिटन बाय अशोका मित्रन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पोएट इन पैनकेक्स। तो नाम ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा आपको, और आपको बताती चलूँ कि इस चैप्टर में आपको जेमिनी स्टूडियो और यहाँ पर यूज हो रहे मेकअप ब्रांड के बारे में बताया गया है जिसका नाम है पैनकेक, राइट। सो ये जो लेसन है ये लिया गया है आपकी एक बुक से जिसका नाम है माय इयर्स विद द बॉस। तो अशोका मित्र ने एक बुक लिखी हुई है माय इयर्स विद द बॉस। उसी बुक का एक छोटा सा एक्सर्प्ट, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वो बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो किस तरह से रन करता था। आपने देखा होगा आज के टाइम पर बहुत सारे स्टूडियोज होते हैं, राइट, और वहाँ पर मूवीज वगैरह बनाई जाती हैं, अलग अलग चीजें करी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मूवीज बनाई जाती थी और किस तरीके से जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते थे उनको तैयार किया जाता था, किस तरह का मेकअप उनके लिए आता था, ये सब हमें बताया गया, राइट। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि पैनकेक मेकअप कौन करता था, एक ऑफिस बॉय करता था, राइट, जो मेकअप डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था। यहां पर आपको एक और बंदे के बारे में बताया गया है, सुब्बू, जो कि एक लॉयर है। तो हर एक एलिमेंट आपको हेल्प करेगा जेमिनी स्टूडियो को समझने में, और साथ ही साथ में हर पर्सन की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, कैसे जेमिनी स्टूडियो डेवलप कर रहा था और किस तरीके से हर एक बंदा उस जगह के लिए रिक्वायर्ड था, ये भी बताया गया है, राइट। अब नाउ इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन, सो लेट मी टेल यू कि इस चैप्टर में आपको डिफरेंट तरीके बताए गए हैं कि लोग एक साथ रह करके किस तरीके से अलग अलग काम को करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन आफ्टर मैथ रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। और हम यहाँ पर ये भी देख पाएंगे कि डिफरेंस क्या होता है रियल लाइफ और रियल लाइफ में, राइट। यहाँ पर आपको एक बैक स्टेज का आइडिया मिल जाता है जो कि नरेटर ही आपको दे रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो दृश्य है वो कहाँ का है, वो जेमिनी स्टूडियो का है। और लोगों के बीच में वहाँ पर रिलेशनशिप कैसा था, वहाँ के जो टीम मेंबर्स थे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ लोग वर्क कर रहे होते, नंबर ऑफ पर्सनल्स वर्क कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में किस तरह का रिलेशन होता है वो यहाँ पर हमें बताया गया। क्योंकि यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात करी गई है, तो जेमिनी स्टूडियो में लोगों के बीच में क्या रिलेशन था ये हमको बताया गया है, राइट। सो रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिस्ट, पोएट्स एंड अदर टीम मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशन था, विल डिस्कस दैट आल्सो। सो जो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग है आर्टिस्ट को, कि किस तरीके से आर्टिस्ट को तैयार किया जाता था, वो कैसे परफॉर्म करते थे, ये भी आपको इस चैप्टर में बताया गया है। सो यही थीम है कि जेमिनी स्टूडियो वहाँ पे यूज हो रहे जो मेकअप ब्रांड है उसके बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कशन करें विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे अशोका मित्रन के बारे में बात कर लेते हैं। ही वाज बोर्न इन 1931 एंड ही डाइड इन 2017। मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है जब इनका मृत्यु हुआ। He was a Tamil writer, recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with the Boss। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि उन्होंने किताब लिखी थी My Years with Boss, जिसमें ये जेमिनी स्टूडियो को याद करते हैं, और उसी का एक छोटा सा एक्सर्प्ट इन्होंने यहाँ पर लिया है, राइट। Which talks of the influence of movies on every aspect of life in India, and this is true। जब मूवीज आती हैं नई नई तो किस तरीके से वो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, वैसे ही जेमिनी स्टूडियो में जो मूवीज बनती थी या वीडियोस बनती थी उसका किस तरीके से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आता था, उनकी जिंदगियों पे इम्पैक्ट आता था, ये इन्होंने इस बुक में मेंशन किया है। जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई। तो सबसे पहला जो स्टूडियो था, ठीक है, जेमिनी स्टूडियो जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कहाँ सेटअप था, वो चेन्नई में सेटअप था, एंड इट वाज डन इन 1940। 1940 की बात है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मूवीज बनाती थी, लेकिन जो बहुत सारी मूवीज बनाई जाती थी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, उन ऑर्गेनाइजेशन में से एक जेमिनी स्टूडियो भी था जो काफी पॉपुलर था उस टाइम पे और काफी नेम फेम में रहा अपनी मूवीज के चलते। नाउ of India in the early days of Indian filmmaking, its founder was S.S. Vasan। ये नाम जरूर आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है who was the founder of Gemini Studio. So he was S.S. Vasan. The duty of Asoka Mitra in the Gemini Studio was to cut out newspapers, clippings on a wide variety of subjects and store them in files. अब क्या होता था ना, जैसे मान लीजिए कि जेमिनी स्टूडियो ने कुछ बहुत वाव टाइप्स किया, ठीक है, और उसके लिए उसको कुछ
फेमस किया गया, खिताब दिया गया, तो क्या होता था, इनका काम क्या था कि इनको वो न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स निकाल करके एक फाइल में इकट्ठा करनी होती थी। ये काम था इनका, सुकामित्रन का। ही वॉज अ राइटर हियर एंड ही यूज्ड टू डू दिस तब, राइट। मेनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय माय हैंड। इन्होंने लिखा बहुत सारी उनमें से मेरे ही हाथ की लिखी होती थी। Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि एक अनइम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे जेमिनी स्टूडियो में, लेकिन फिर भी उनको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती थी जेमिनी स्टूडियो के बारे में, जेमिनी स्टूडियो या जेमिनी फैमिली। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक्स माय इयर्स विद बॉस। अब ये भी आपने पढ़ लिया कि ये जो कहानी है, ये कहानी कोई और कहानी नहीं, बल्कि इस कहानी में बताया गया है आपको कि उनके टाइम कैसे गुजरे अपने बॉस के साथ, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studio bought in the truck loads. अब Gemini Studio में जो मेकअप ब्रांड यूज किया जाता था वो कोई और नहीं बल्कि क्या था, पैनकेक था। और वो भर भर के आता था, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड होनी होती थी, पूरी पूरी मूवी बननी होती थी, और बहुत सारे आर्टिस्ट होते थे जो उसमें परफॉर्म करते थे, तो सबको एक ही ब्रांड का मेकअप लगाया जाता था, दैट वाज पैनकेक। तो इसी वजह से वो भर भर के आता था वहां पे। ग्रेटा गार्बो फर्स्ट मस्ट हैव यूज्ड इट, Miss Gohar must have used it, Vaijayanti Mala too must also have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. Now this is quite important. अब आपको यहाँ पर एक एक चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग लोगों के बारे में मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटा गार्बो के बारे में। वो एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी, ठीक है ना। 1954 की उन्हें एक ऑस्कर अवार्ड भी मिला था उनकी अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है ना। उनका ये जो रिकॉर्ड था वो गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया था, ठीक है। और उनको कहा गया था कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन जो अभी तक आज तक दुनिया में देखी गई है, राइट। एंड शी वॉज ऑल्सो वोटेड बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेसेस ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे जिन ग्रेटा गार्बो के बारे में बात हो रही है, शी वॉज द ऑस्कर विनर एंड गिनीज बुक वर्ल्ड में इनका रिकॉर्ड है, राइट। इन्होंने ये मेकअप ब्रांड यूज किया है ना, अमेजिंग बात। साथ साथ में मिस गौहर के बारे में भी बताया जाता है कि इन्होंने भी मेकअप ब्रांड ये यूज किया हुआ है, पैनकेक। अब यहाँ पे वैजयंती माला के बारे में बात करी जा रही है, वैजयंती माला 2 है ना। ये एक इंडियन एक्ट्रेस है, ठीक है, जिनका परफॉर्मेंस बहुत दूर दूर तक अप्रिशिएट किया गया है। बिमल बॉयज, देवदास देखिए ना आपने, उसी में, ठीक है। इनको मतलब 3 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल चुका है इनकी एक्टिंग के लिए, और अब इनको एक एक्टिव पॉलिटिशियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने भी पैनकेक मेकअप ब्रांड को यूज किया है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रति अग्निहोत्री हैं, राइट, उन्होंने ये मेकअप ब्रांड यूज नहीं किया, ये मेकअप ब्रांड यूज नहीं किया। तो पैनकेक जो वर्ड है ये टाइटल से ही लिया गया है, मतलब पोएट एंड पैनकेक से, राइट। तो ये मेकअप ब्रांड का नेम है जो जेमिनी स्टूडियो में यूज होता था। वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे वहां पर भर भर के आता था। बहुत फेमस सेलिब्रिटीज जैसे कि मिस गौहर हो गई, ग्रेटा गार्बो हो गई, वैजयंती माला हो गई, उन्होंने इसको यूज किया है। लेकिन राइटर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि एक अनदर एक्ट्रेस है जिनका नाम है रति अग्निहोत्री, उन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं है। शायद उस समय ये इंडस्ट्री से गायब हो चुका होगा, मतलब तब लोग इस मेकअप ब्रांड को यूज नहीं करते होंगे, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री में उस टाइम पे एंटर करी होंगी जब ये मेकअप ब्रांड वहां से खत्म हो चुका था। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लीव्स स्टेबल्स। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको एक स्टेयर्स लेनी पड़ेंगी एक बिल्डिंग की, और बिल्डिंग की स्टेयर्स लेने के बाद ही आपको क्या मिलेगा, जेमिनी स्टूडियो मिलेगा, राइट। तो लेसन की शुरुआत होती है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से अबाउट द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो व्हिच वाज सिचुएटेड ऑन अ हायर फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। एंड जो प्लेस थी उसको माना जाता था कि वो रॉबर्ट क्लीव्स के स्टेबल की है, राइट। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट्स क्लीव्स स्टेबल। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence। और कहा जाता था कि सिर्फ यही एक बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे जेमिनी स्टूडियो की सेटिंग्स वगैरह होती हैं या रोल प्लेस होते हैं, बहुत सारे अदर बिल्डिंग भी थे उस सिटी में जहाँ पर जेमिनी स्टूडियो की शूटिंग्स
होती थी। ओके, नाउ आपको एक और चीज बताती चलूं, रॉबर्ट क्लीव कौन थे? रॉबर्ट क्लीव वाज एन इंग्लिश सोल्जर, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट्स भी थे, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिश पावर को इंडिया में एक्सपैंड करने में मदद किया था। ठीक, तो ये जो पर्सन है रॉबर्ट क्लीव स्टिबल, ये बहुत फेमस पर्सन है ना, उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। Now, look at this. For his brief life and even briefer stay in Madras, Robert Cleave seems to have done a lot moving besides fighting some impossible battles in the remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. Right? Now, अब यहाँ पर आप समझें तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। वो चीजें क्या हैं, सुनिए। मद्रास इंडियन क्रिश्चियंस एक पॉपुलर कास्ट है, एन इंडियन क्रिश्चियन ऑफ पीपल जो मद्रास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। दे वर एक्चुअली नॉट क्रिश्चियंस बट दे आर कन्वर्टिंग इनटू दैट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लीव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। अब यहाँ पर अगर आप रॉबर्ट क्लीव के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे या थोड़ा सा और जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत सारी मूविंग्स करी, मतलब वो इधर से उधर बहुत मूव करे। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, इन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे जीतना। इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग अ मिडन इन सेंट मैरी, इन्होंने शादी करी सेंट मैरीज चर्च में, ठीक है ना, इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, जो कि कहाँ है, सेंट जॉर्ज में है, और वो कहाँ है, मद्रास में। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर बताया जाए तो रॉबर्ट क्लीव का इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि काफी हद तक आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही वॉज वेल नोन बिकॉज इट वॉज सेड दैट बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून with lights at all angle around half a dozen large mirrors. अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब आप जेमिनी स्टूडियो के मेकअप रूम में एंटर करेंगे तो आपको किस तरह का नजारा दिखाई देगा, राइट? तो यहाँ पर बताया गया है कि जब आप मेकअप रूम के अंदर एंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे हेयर कटिंग सलून्स हैं, वहां पर खूब सारी लाइट्स लगी हुई हैं और दर्जन भर बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए हैं। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनकैंडिसेंट का मतलब होता है एमिटिंग लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग हीटेड, ऐसे जिससे बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन आए, ऐसी लाइट जिससे बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन है, मतलब अगर कोई बहुत देर तक वहां पर बैठ ले तो उसके चेहरे पर और आंखों में जलन सी पैदा हो जाए, इतनी लाइट थी वहां पर, बर्निंग सेंसेशन। Right now, look at this. So you can imagine the fury misery of those subjected to makeup. तो अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो लोग जिनको वहां पर बिठाल करके मेकअप किया जाता होगा उनके लिए कितना रेड हॉट या कितना स्कॉचिंग होता होगा कि चिलचिलाती हुई रोशनी में वो तप रहे हैं, राइट? सो फ्यूरी का मतलब आप स्कॉचिंग बोल सकते हो। होता नहीं, जब बहुत तेज जलती गर्मी होती है तो हमारे फेस पे इचिंग सी होती है। नाउ let's see this. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. ठीक है, यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसको लीड करने वाला बंदा एक बंगाली था। Who became too big for a studio and left, जो बहुत बड़ा हो चुका था स्टूडियो के लिए और फिर उसने वो स्टूडियो छोड़ दिया। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar, Kannadiga, and Andhra, a Madras Indian Christian, and Anglo-Burmese, and the usual local
Tamils. All this show that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. Now this is quite important. आप इसको थोड़ा सा डिटेल में मेरे साथ पढ़ेंगे ताकि आपको ये समझ में आए. मद्रास इंडियन क्रिश्चियंस एक पर्टिकुलर कास्ट है, ठीक है ना, इंडियन क्रिश्चियंस में उन लोगों की जो कि मद्रास में रहते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, मद्रासी थे वो, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया किसमें, क्रिश्चियंस में, मतलब उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लिया. सो एंग्लो बर्मीज, द एंग्लो बर्मीज पीपल ऑल्सो नोन एज एंग्लो बर्मन्स, ठीक है, ये कम्युनिटी है किसकी, यूरेशियंस की, यूरेशियंस ऑफ बर्मीज की, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यूरोपियन डिसेंट से ये बिलोंग करते हैं, जो कि एमर्ज्ड हुए एज डिस्टिंक्ट कम्युनिटी थ्रू मिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन. सो आप ऐसे समझ सकते हो ब्रिटिश और यूरोपियन का मिक्सचर है ये, जो आगे चल के ऑफस्प्रिंग्स के तौर पर आए. Then and the indigenous people of Burma from 1826 until 1948, जब म्यांमार ने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करी थी यूनाइटेड किंगडम से, तो उस टाइम पर भी ये इंटीग्रेशन और यूनिफिकेशन आपको देखने के लिए मिला. राइट. सो यहाँ पे वही सारी चीजें बताई जा रही हैं आपको कि किस तरीके से लोगों के बीच में कनेक्शन बना और किससे कैसे उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स थी वो एक मिक्सचर हुई, पैदा हुई. तो इंटीग्रेशन की बात की गई है यहाँ पे, यूनिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात करी गई है. ठीक है, तो अगर ऑल टोटल आप उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो मेकअप रूम था उसमें बहुत बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे, बहुत सारी लाइट्स थी वहां पर, उन लाइट से बर्निंग सेंसेशंस होते थे, वो हेयर सलून जैसा भी दिखता था. तो जो लोग वहां पर जाकर के मेकअप करवाते थे उनको बहुत ही मतलब चिलचिलाती हुई लाइट का सामना करना पड़ता था, जिससे उनकी आंखों में जलन होने लगती थी, आईज रेड हो जाती थी और फेस पे बर्निंग सेंसेशन भी होता था. राइट. तो एक तरह का डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता था जेमिनी स्टूडियो का ये जो मेकअप रूम है. राइट. लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले इट वाज लेड बाय अ पर्सन जो कि बंगाली था, लेकिन फिर वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने जो है वो स्टूडियो छोड़ दिया. उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके बाद, ठीक है, मतलब उस पर्सन को जब बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल गई उसने छोड़ दिया, तो उसके बाद बहुत सारे अदर लोग आए, तो उसको सुपरवाइज करने के लिए एक महाराष्ट्रियन आया, ठीक है, जो कि असिस्ट किया जा रहा था धरवर जी के द्वारा, जो कि आंध्रा के थे. मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया, ही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मद्रास इंडियन, मतलब मद्रासी थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली. एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल. ठीक है, तो ये जो मेकअप रूम है वो कौन चला रहा है ये आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है. ठीक है, सो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स के द्वारा इसको लीड किया जा रहा था. ठीक है, और यहाँ पे एक फैक्ट भी बताया गया है कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट रिलीजन वर्क टुगेदर पुट्स फॉरवर्ड्स द पोस्ट इंडिपेंडेंस national integration scenario. It shows that people were united was way before all India radio and Doordarshan raised the concept. So ये जो इंटीग्रेशन था ये ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था कि लोग किस तरीके से इंटीग्रेट हो रहे हैं. Now look at this. This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors. अब यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने आपको ये भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि मैक्सिमम जो शूटिंग होती थी वो अंदर होती थी. जैसे मेरी मम्मी मेरे को बताती है कि उन्होंने पूरा जो जहाँ पे शूट वूट होता ना तो पूरा स्टूडियो मेरे पापा ने उनको घुमाया था, है ना, तो उस समय की बात बताती हैं वो. तो कहते हैं इतने सारे लोग मिल करके क्या करते थे, एक्टर एक्ट्रेसेस का मेकअप करते थे और किसी भी आदमी को, ठीक है, किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को वो चेंज कर देते थे इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर. तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि थोड़ा सा फन बना रहे हैं अशोकामित्रन उन लोगों का जिनके मेकअप अप्लाई कर दिया जाता था, कि अच्छे खासे लोग होते थे उनको मेकअप अप्लाई करके बड़ा भद्दा सा बना दिया जाता था, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो. राइट. तो हिडियस का मतलब होता है अगली, क्रिम्सन ह्यू का मतलब होता है डीप रेड कलर का, यहाँ पे लाल लाल गाल कर दिए गए, आंखों पे लाल लाल लगा दिया गया, है ना. तो सुंदर से मतलब इंसान. अशोकामित्रन, यहाँ पे आपको अशोकामित्रन के बारे में ये भी पता चलेगा कि उन्हें डिसेंट लोग ज्यादा पसंद है और मेकअप वाले लोग कम, तो सुंदर से उन्हें अगली बनाया जाता था. अब आप ये सोचोगे ना ये कैसे पॉसिबल है कि मेकअप लगाने से तो लोग सुंदर बन जाते हैं, यहाँ पे तो ये अगली बता रहे हैं. तो ये दिखाता है कि अशोकामित्रन को डिसेंट लोग बिना मेकअप के लोग ज्यादा पसंद है रादर देन विद द अप्लाइड मेकअप.
और ये भर भर के जो मेकअप लोड्स आते थे, जो पैनकेक आता था, वो उनके मुंह पे लगाया जाता था। ठीक है, इसमें बहुत सारे पोशंस होते थे, लोशंस होते थे जो उनके मुंह पे अप्लाई किए जाते थे। कह रहा है दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। ये पहले भी हमने बता दिया है कि ओनली 5% शूटिंग जो होती थी वो बाहर होती थी, और मैक्सिमम स्टूडियोज होते थे जिनके अंदर अलग अलग डिजाइनें बनाई जाती थी और वहीं पर ही शूट किया जाता था। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि मुझे लगता है कि जो स्टूडियो का सेटअप होता था, वो जो लड़कियां और लड़के जो वहां पर एज एक्टर एक्ट्रेसेस रोल प्ले कर रहे होते थे, उनको भद्दा दिखाने के लिए, ठीक है, भद्दा दिखाने के लिए सेटअप किया जाता था। मतलब अगर आप सामने से देखोगे तो आपको लोग बड़े भद्दे दिखेंगे, लेकिन जब ये भद्दा लुक जो है, जो भी भद्दा लुक उनके फेस पे आ रहा है, ये जब मूवी में प्रेजेंट होता था तो वो लोगों को पसंद आता था। मतलब ऑल टोटल अगर आप देखें तो अशोका मित्तन को ये मेकअप अप्लाई करने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल भी मेकअप के साथ पसंद नहीं है। तो वो जब जब मेकअप अप्लाई करने की बात कर रहे हैं या मेकअप के साथ अपना प्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं तो उनको लग रहा है ये लोग भद्दे हैं। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। हायरार्की का मतलब सबसे ऊपर एक बंदा था, उसके नीचे 2 बंदे, उसके नीचे 4 बंदे, ऐसे करके एक हायरार्की बना दी गई थी। ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो एक्टर एक्ट्रेसेस जिससे बात करेंगे वो कोई और होगा, फिर उनके ऊपर कोई और होगा, फिर उनके ऊपर कोई और होगा, ऐसे वाला। तो मेकअप डिपार्टमेंट में ऐसे ही हो गया था कि हायरार्की बना दी गई थी। ओके, ठीक है। तो हायरार्की आप ऐसे ही बोल सकते हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटी की रैंकिंग होती है। एक सबसे हायर अथॉरिटी, फिर उससे नीचे अथॉरिटीज, फिर उससे नीचे अथॉरिटीज और फिर उससे नीचे अथॉरिटीज। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगेन। तो चीफ का मतलब होता है मुखिया। तो जो मेकअप मैन का मुखिया होता था वो एक्टर और एक्ट्रेसेस को भद्दा बना देता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो और हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। तो हिज सीनियर असिस्टेंट मतलब हिज सीनियर हेल्पर, द सेकंड वन हीरो और हीरोइन, सेकंड असिस्टेंट उनको हीरो और हीरोइन बोला जा रहा है, सेकंड हेल्पर, जूनियर असिस्टेंट मेन कॉमेडियन को बोला जाता था, एंड सो फोर्थ। इस तरीके से जितने भी लोग होते थे उन सबको एक गंदा सा मेकअप लगा दिया जाता था और वो भद्दे दिखने लगते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। अब जो लोग भीड़ वाला रोल प्ले कर रहे होते थे, है ना, जैसे कभी भीड़ दिखानी होती है कि भागो, लोग भाग रहे हैं, भीड़ में जो लोग आते थे उनको भी मेकअप अप्लाई करना होता था ताकि वो भी प्रेजेंटेबल लगे मूवी में। तो उनके ऊपर ऐसे थोपने का, मेकअप थोपने का काम किसका होता था? ऑफिस बॉय का, 10%। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। यस, मेकअप डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियो का जो था उसके पास एक ऑफिस बॉय भी था। सोचो, नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑफिस बॉय होता है, यहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट के पास अपना अलग एक ऑफिस बॉय था। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd or players. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऑफिस बॉय था, अगर आप कभी भी देखोगे क्राउड शूटिंग हो रही है तो उस समय वो क्या करता था, एक बड़ा सा वेसल ले लेता था, उसके अंदर खूब सारा मेकअप घोलता था और लोग आते जाते थे उनके मुंह पे थर 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 करके मेकअप लगा देता था। मतलब स्लैप्ड का मतलब यहाँ पे ये बहुत जल्दी जल्दी मेकअप थोप रहा है। अच्छा, द आइडिया वॉज टू क्लोज every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. He wasn't exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics. He was a bit of a poet. अब यहाँ पे ऑफिस बॉय का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कौन? अशोका मित्र। वो क्या कह रहे हैं कि देखिए 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 देखिए, उसका काम ये जरूर था कि वो जब भीड़ में शूटिंग होती थी तो उनके मुंह पे मेकअप थोपता था कि कोई भी पोर जो है वो छूट ना जाए। वो एक्चुअली में एक लड़का नहीं था। हम ऑफिस बॉय बोल जरूर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली में ऑफिस बॉय नहीं था। वो एक अच्छा खासा बड़ा इंसान था जो अपनी 40 साल की उम्र में होगा, मतलब 41, 42, 43 साल का होगा, ठीक है। और वो तब आया था जब वो यंग था। वो जेमिनी स्टूडियो में तब आया था जब वो जवान हुआ करता था और वो इस होप में आया था कि वो एक बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, ठीक है, या फिर उसे एक राइटर बनने का मौका मिल जाएगा, या वो डायरेक्टर बनेगा, या फिर वो लिरिक्स लिखेगा गाने की, और अगर कुछ नहीं तो वो शायद कवि तो बन ही जाए। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि ऑफिस बॉय वाज आल्सो टैलेंटेड एट दैट टाइम।
इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। अब यहाँ पर अशोका मित्रन ऑफिस बॉय के बारे में बताते बताते अपने बारे में आ जाते हैं। कहते हैं कि उस समय मैं एक छोटे से क्यूबिकल में काम किया करता था। मतलब जेमिनी स्टूडियो का एक छोटा सा डब्बा जैसा रूम मुझे दे दिया गया था, एक छोटा सा क्यूब जिसको अगर बंद कर दो तो सांस लेने की जगह भी ना हो। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, और दो होल साइड्स थे, ठीक है ना, जिनको कहा गया है कि वो फ्रेंच विंडोज थी। आई डेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। कह रहे हैं कि मुझे उस समय पता नहीं था कि इनको फ्रेंच विंडोज कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माय डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। अब वो अपने क्यूबिकल में बैठ करके क्या करते थे, न्यूज़पेपर से कटिंग कट करते रहते थे और उसको फाइल में पाइल अप करते रहते थे। अब उनका यही काम था कि न्यूज़पेपर में से जो भी न्यूज़ छपी है उसको काटो और एक फाइल में पाइल अप करो। तो जब लोग उस विंडो से मेरे को देखते थे तो लोगों को लगता था अरे इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, ही इज यूजलेस पर्सन। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। ये ऐसा ही था क्योंकि बॉस भी लगता था ना, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं तो ऑब्वियसली बॉस भी ऐसा ही सोचते होंगे। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि अगर उस समय, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली मैं न्यूज़पेपर की कटिंग करता था, उसको फाइल में लगाता था, तो लोगों को लगता था कि मेरे पास कोई काम धाम ही नहीं है, तो लोग आकर के मुझे काम दे दिया करते थे। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंच विंडो का मतलब क्या है? ईच ऑफ अ पेयर ऑफ ग्लेज्ड डोर्स इन एन आउटसाइड वॉल। मतलब अगर आप उनको देखोगे तो उससे आपको बाहर का नजारा दिखाई देगा, ठीक है। मतलब जैसे फ्रेंच विंडोज उन्हें बोला जाता था उस समय में, जैसे मान लीजिए मैं एक जगह पे बैठा हूँ, इधर से जो खिड़की है वहां से भी मैं बाहर आउटसाइड देख सकता हूँ बिल्डिंग के बाहर, और यहाँ से भी मैं आउटसाइड देख सकता हूँ बिल्डिंग के बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। और क्यूबिकल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक छोटा सा स्मॉल सा पार्टीशन्ड एरिया किसी रूम का, ठीक है। अच्छा, बार्ज का मतलब क्या होता है? बार्ज का मतलब होता है टू वॉक इन टू रूम क्विकली विदाउट बीइंग इनवाइटेड, ओके। हाँ, तो कहते हैं कि लोगों को लगता था मेरे पास कोई काम नहीं है, तो जिसको भी लगता था कि मेरे पास काम नहीं है वो बिना पूछे मेरे क्यूबिकल के अंदर एंटर कर जाता था और मुझे एक लंबा चौड़ा सा लेक्चर दे देता था। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। लाइटन का मतलब होता है शो करना, है ना, हैविंग और शोइंग अ रैशनल, मॉडर्न एंड वेल इन्फॉर्म्ड आउटलुक, ओके। तो कहते हैं कि जब लोगों को लगता था कि मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, तो लोग जो है आते थे और कहते थे कि ये लो, ये करो, है ना, लेक्चर। मतलब एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि लोग आकर के जो मुझे लेक्चर देते थे वो एक इंसेंटिव की तरह वर्क करता था। इवन जो ऑफिस बॉय था वो भी कभी कभी आ जाता था मेरे पास, मेरे को अपने व्यूज देने के लिए। अब यहाँ पे व्यूज किस तरह के? दुनिया भर की बातें चल रही हैं, अपना मन की जो भी भड़ास है वो गलनी है, या मन में जो भी है वो गलना है, तो लोग आ जाते थे कि भाई खाली इंसान है, चलो इससे डिस्कस कर लेते हैं आकर के, ठीक है। तो जो ऑफिस बॉय था वो भी उनके पास आता था अपने व्यूज बताने के लिए कि कितना पोएटिक टैलेंट है वॉज गेटिंग वेस्टेड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में वेस्ट हो रहा है। सो आई शुड बी एनलाइटेंड on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts, ठीक है। तो बार्बर्स तो आप समझते हो नाई होता है, परवर्ट्स कौन होते हैं? ऐसे पर्सन्स जो कि जिनका सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है वो बहुत ही एबनॉर्मल और बहुत ही अनएक्सेप्टेबल होता है, उनको आप बोलते हो परवर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑफिस बॉय था वो बताता था कि कैसे जेमिनी स्टूडियो में जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं करता और किस तरीके से वो वेस्ट हो रहा है। इवन दो अशोका मित्रन would pray for crowd shooting which was only way to keep the office boy busy and save him from his stories. This is said here. So यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Soon I was praying for crowd shooting all the time, nothing short of it could save me from his epics. अब क्योंकि ऑफिस बॉय आ करके उनके पास दुनिया भर की बातें करता था इधर उधर की, तो यहाँ पे अशोका मित्रन प्रे करते थे भगवान कोई क्राउड शूटिंग आ जाए और ये चला जाए ताकि अपनी बकवास मेरे ऊपर ना उगले, राइट। तो कहते हैं कि
इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था कि कुछ ऐसा बड़ा सा सीन आए जहां पे बहुत सारे लोग परफॉर्म करें और ये मेरे पास से चला जाए. In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly and covertly. And his man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, and neglect were due to कोठामंगलम सुब्बू. अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो ऑफिस बॉय है उसका इंटरनेशनल दर्द कोई और नहीं बल्कि कौन है, सुब्बू. और सुब्बू के बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा. कवर्टली का मतलब होता है सीक्रेटली, सीक्रेटली, सीक्रेटली. ओके, सीक्रेटली. देन वी हैव द वर्ड वोस. वोस का मतलब होता है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस. ठीक है. देन वी हैव द वर्ड इग्नोमिनी. दैट मीन्स पब्लिक शेम या डिस्ग्रेस, अपमान. डन ना. अब आप इसको समझिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. द बॉय फ्रॉम द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज वेरी वेल कन्विंस्ड दैट द मेन रीजन फॉर हिज मिजरी वॉज नो वन एल्स बट सुब्बू. ठीक है ना. तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था ऑफिस बॉय, है ना. आप हमेशा उसको गुस्से में देखोगे और उसका जो इंटरनेशनल दर्द था वो कोई और नहीं बल्कि कौन था, सुब्बू था. यही यहाँ पर बताया जा रहा है. सो इन ऑल इंस्टेंसेस, हर एक मतलब जब जब वो उनके पास आता था अपनी बातें बताने के लिए फ्रस्ट्रेशन की, हमेशा आपको ये पता चलेगा कि फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन. एक सिंगल पर्सन है जिसके ऊपर गुस्सा निकल रहा है इस बंदे का. और सीक्रेटली, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड दैट all this woes, distress, ignominy and neglect were due to कोठामंगलम सुब्बू. तो उस जेमिनी स्टूडियो में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जितनी भी दिक्कतें हो रही थी, जितने भी इश्यूज हो रहे थे, ऑफिस बॉय को इस चीज की बहुत अच्छे से श्योरिटी थी कि इन सब का रीजन कोई और नहीं बल्कि कौन है, सुब्बू. सुब्बू का पूरा नाम क्या था, कोठामंगलम सुब्बू. Subbu was the number 2 at the Gemini studio. He couldn't have had a more encouraging opening in the films than a grown-up makeup boy had. Right? So अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, सुब्बू कौन है. सुब्बू एक बहुत ही प्रिविलेज्ड पर्सनालिटी है. ठीक है. उसके लिए बहुत बढ़िया ओपनिंग है इस जेमिनी स्टूडियो में. इसकी वैल्यू मेकअप बॉय यानी कि ऑफिस बॉय से भी ज्यादा है. ठीक है. इवन मेकअप बॉय से भी ज्यादा है, लेकिन ये उनसे कम एडुकेटेड है. ठीक है. लेकिन ये इस लाइन में एंटर कर गया है. सो सुब्बू को बोला जा रहा है कि वो नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियो में. मतलब अगर सबसे ऊपर कोई बॉस है तो उसके नीचे यही आता है. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. But by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposures to more affluent situation and people. He had the ability to look cheerful at all the times, even after having had a hand in a flop फिल्म. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें बताई जा रही हैं जो सुब्बू के अगेंस्ट है लेकिन फिर भी सुब्बू के फेवर में. राइट. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सुब्बू एक प्रिविलेज्ड पर्सनालिटी था. प्रिविलेज्ड वो इसलिए भी था क्योंकि वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता था, ऐसा सब सोचते थे. राइट. तो उसके पास बेटर ओपनिंग्स थी फिल्म में, मेकअप बॉय से भी ज्यादा. ठीक है. इवन सुब्बू लेस एजुकेटेड था, फिर भी वो इस लाइन में एंटर कर गया था अपनी इनिशियल स्टेजेस में ही, मतलब बहुत छोटेपन में ही. वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था, इसी वजह से उसे एक बहुत या रिस्पेक्टेबल मैन कहा जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते थे उनसे उसका कनेक्शन होता था. और वो हर एक सिचुएशन में बहुत कंफर्टेबल भी रहता था. वो एक चीयरफुल मैन था, मतलब हंसता खेलता रहता था. और उसके चेहरे पे आप हमेशा खुशी देखोगे. इवन कभी फिल्म फ्लॉप भी हो जाती थी तो भी वो लोगों को मोटिवेट करता रहता था और खुद भी मोटिवेटेड रहता था. तो उसके चेहरे पे कभी आप सैडनेस नहीं देखोगे. तो सुब्बू के बारे में यहाँ पर वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि शायद उसके पास एडवांटेजेस ब्राह्मण होने के थे, ब्राह्मण होने की वजह से लोग उससे ज्यादा कनेक्टेड थे, और साथ ही साथ में वो एक बहुत ही चीयरफुल पर्सन भी था, मतलब हमेशा खुश रहता था, हमेशा अच्छे से रहता था, इस वजह से लोग उसे पसंद भी करते थे. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी.
उसके पास किसी ना किसी पर्सन के लिए कोई ना कोई काम रहता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो कभी भी कोई भी काम अपने से नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। तो कह रहा है लेकिन उसकी जो लॉयल्टी थी, ठीक है ना, वो उसके लिए एक बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती थी। ठीक है, तो उसके पास हमेशा लोगों के लिए काम रहता था, उसके पास खुद कभी कोई चीज नहीं होती थी करने के लिए। ठीक है, उसके पास लेकिन सेंस ऑफ लॉयल्टी होता था। दैट मीन्स ही वॉज बैड एट डूइंग थिंग्स ऑन हिज ओन, बट बहुत ही लॉयल था, या आप ऐसे बोल सकते हो बट हिज इमेंस लॉयल्टी मेड हिम अ मैन ऑफ इंपॉर्टेंस। जो लॉयल था वो अपने काम के टूवर्ड्स, इस वजह से वो लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था सॉरी। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज क्रिएटिविटी, वो बहुत ही क्रिएटिव भी था और सबको ये लगता था कि वो एक परफेक्ट थॉट दे सकता है किसी भी इंसान को। तो उसकी जो सोच थी, उसके जो थॉट प्रोसेस थे, वो बहुत अच्छे माने जाते थे और लोग इसी वजह से उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स. Here was a man who could be inspired when commanded. The rat flights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victims, offering good, but I'm not sure it is effective enough, the producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जुगाड़ी आदमी किसको कहा जा रहा है? सुब्बू को कहा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सुब्बू क्या था? सुब्बू एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन के साथ साथ वो बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सन भी था, जिसके पास हमेशा कुछ ना कुछ तरीके रहते थे कुछ ना कुछ करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भले ही वो काम खुद करने में बहुत बैड था, लेकिन उसके पास काम को करने के लिए बहुत लॉयल्टी थी, उसके पास आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे होते थे, तो वो अपनी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता था और सबको लगता था कि ये थॉट्स बहुत अच्छे देता है। ठीक है, और फिल्म मेकिंग में जो थॉट्स ये पोर करता है वो एकदम परफेक्ट होते हैं और उससे फिल्म को बहुत प्रॉफिट मिलेगा, राइट। वन हैड टू ओनली टेल हिम अ सिनेरियो, मतलब कोई भी पर्सन आएगा तो उसको बता देगा कि अच्छा ये मसला हुआ है, ये चीज हुई है। जब उसको ये पता चल जाता था कि अच्छा ये वाला सीन करना है, तो उसके पास डिफरेंट आइडियाज होते थे कि इसको ऐसे परफॉर्म कर लो, वैसे परफॉर्म कर लो, वैसे परफॉर्म कर लो। फिर यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी देते हैं। सुका मित्रन कहते हैं कि एक बार डायरेक्टर ने उससे पूछा कि एक सीन है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। वो सीन ये था कि उसमें एक रैट को मारना था, सॉरी एक रैट को मारना था एक टाइगरस को अंडर वाटर, है ना, बट टेक्स केयर ऑफ द कब्स आउट ऑफ सिंपैथी। लेकिन वो चूहा जो है वो क्या करता है, वो उसके बच्चे की देखरेख करता है सिंपैथी में कि वो छोटे को कैसे मार सकता है, बड़ी चीज को तो मार सकता है। तो सुब्बू 4 सॉल्यूशंस लेकर के आया है, 4 तरीके लेकर के आया है कि ऐसे सीन को कर सकते हैं, वैसे सीन को कर सकते हैं, वैसे सीन को कर सकते हैं, राइट। 14 डिफरेंट वेज टू परफॉर्म इट एंड ही टुक लेस देन अ मिनट टू वर्क इट आउट। तो वही बता रहा है कि 4 उसने तरीके बताए कि ये 4 चीजें हैं, 4 सीन हैं जो हम कर सकते हैं, 14 तरीके से इसको कर सकते हैं, और ये काम उसने सिर्फ 1 मिनट में किया। सो दैट वाज लाइक कि भाई सुब्बू इज सुब्बू, नो वन कैन बी लाइक सुब्बू। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden year, it was Subbu. तो कह रहा है फिल्म मेकिंग उसके लिए बहुत आसान था और उसके लिए फिल्म मेकिंग का डायरेक्शन बहुत आसान था, क्योंकि उसके जो थॉट्स थे वो बहुत ही एक्सेप्टेबल होते थे, लोगों को बहुत पसंद आते थे, स्पेसिफिकली डायरेक्टर को बहुत पसंद आते थे। और बस आप ऐसे समझ लो कि अगर वहां पे कोई भी सीन होना है या फिल्म मेकिंग करनी है तो उसमें डायरेक्शन अगर चाहिए है तो किसकी चाहिए होगी? सुब्बू की चाहिए होगी। और सुब्बू के लिए वो जो डेज थे वो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो के लिए वो डेज बहुत अच्छे थे। जेमिनी स्टूडियो जब अपने गोल्डन ईयर्स में था तो वो उसके पीछे अगर कोई रीजन बताया जाता था तो वो सुब्बू कहा जाता था। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट। सुब्बू की एक आइडेंटिटी अलग ही थी पोएट के तौर पर, एंड दो ही वाज सर्टेनली केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस। तो यहाँ पे यही नहीं बताया जा रहा है कि वो एक अच्छा निर्देशक था, इसके साथ साथ वो एक पोएट भी अच्छा था, उसको जाना जाता था। ही वॉज फॉर्मली नोन फॉर हिज कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, मतलब वो जिस तरह की पोम्स लिखता था वो बहुत वेल नोन थी और वो मास में अपनी पोम्स को एड्रेस करता था। हिज सक्सेस इन फिल्म ओवर
overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. क्योंकि सुब्बू एक रिसोर्सफुल पर्सन और क्रिएटिव पर्सन था, तो फिल्म मेकिंग उसके लिए बहुत आसान थी, ठीक है। वो उसके हमेशा इर्द गिर्द ही रहता था। वो अकेला ही जेमिनी स्टूडियो के लिए काफी था। जेमिनी स्टूडियो उस टाइम पे अपने गोल्डन डेज में था, जब वो वहां पे काम करता था और वो अपने आइडियाज देता था। उसकी पोएट्री भी बहुत अच्छी थी, भारी मात्रा में लोग उसकी पोएट्री को सुनते भी थे। इवन उसके पास प्रिविलेज थी ऑफ गेटिंग हिज पोएट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉग्निशन, बट फिर भी वो अपनी जो पोएट्रीज थी वो अपने हिसाब से मास्टर्स को सुनाता था, राइट। Critics were of the opinion that his poetic skills were overshadowed by his excellent film making skills. मतलब बहुत सारे लोग हैं जो उसको उल्टा सीधा बोलते थे, तो उनको लगता था कि अरे नहीं नहीं, इसका तो ये अच्छा है और ज़बरदस्ती इसको ओवरशैडो किया जा रहा है, ठीक है। मतलब इसकी पोएट्री स्किल्स तो ज़्यादा अच्छी हैं और इसको फिल्म मेकिंग स्किल्स में ज़बरदस्ती डाला जा रहा है। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि लोग होते हैं, आते जाते बहुत सारी बातें करते हैं, आते जाते बहुत सारे शब्द बोलते हैं। तो सुब्बू को के बारे में भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी पोएट्री ज्यादा अच्छी थी, लोग बोलते थे, लेकिन जबरदस्ती इसको फिल्म मेकिंग में डाल दिया गया है। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोम्स इन फोक, रेफरेन एंड डायरेक्शन, एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल थिल्लाना मोहनम्बल with dozens of very deftly etched characters. He quite successfully recreated the mood and manner of Devadasis of the early 20th century. Right? Now, उसने बहुत सारी फोक स्टोरीज, मतलब लोगों की जो लोगों के बारे में कुछ बताते हैं, है ना, उस पे बेस्ड पोम्स उसने बहुत सारी लिखी। और एक फेमस नॉवल जिसका नाम है थिल्लाना मोहनम्बल, ठीक है ना, बहुत ही ब्यूटिफुली क्यूरेटेड कैरेक्टर्स के साथ उसको लिखा गया है। उसने इवन रिक्रिएट भी किया था मूड एंड मैनर देवदसिस का, जो कि 20th सेंचुरी में एग्जिस्ट करता है। सो देवदसिस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। साउथ इंडिया में देवदासी एक लड़की थी, ठीक है, जिसे बोलते हैं वो थी डेडिकेटेड थी टू वर्शिप एंड सर्व अ डीटी, a temple for the rest of her life. The system was outlawed in all India in 1988. 1988 में इस सिस्टम को आउटलॉ कर दिया था, लेकिन साउथ इंडिया में एक देवदासी थी, वो एक लड़की थी जो बहुत डेडिकेटेड थी एक प्रॉपर भगवान के लिए। जैसे कि कृष्ण भगवान के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत ही डेडिकेटेड रहते हैं कि हम उनको अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो वैसे ही एक लड़की थी, तो उसके बारे में उसने लिखा था पूरा। सो ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। वो एक अच्छा, अभी आपने सुना, वो डायरेक्टर बहुत अच्छा है, वो पोएट बहुत अच्छा है, ठीक है, और उसी के साथ साथ वो एक एक्टर भी बहुत अच्छा है। ही नेवर एस्पायर्ड टू लीड रोल्स। उसने कभी ये नहीं चाहा कि वो मूवीज में जाकर के लीड रोल प्ले करे, बट वट एवर सब्सिडियरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर। लेकिन क्योंकि उसने कभी खुद नहीं चाहा कि वो मेन लीड बने, लेकिन फिर भी उसको छोटे मोटे रोल्स दे दिए जाते थे, और जब वो छोटे मोटे रोल्स करता था तो उसको उन लोगों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी जो एक्चुअली में मूवी के मेन लीड होते थे। He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. तो कहता है कि वो एक बहुत ही जेन्युइन बंदा था, वो उस हर एक इंसान को प्यार देता था जो कि उसके सामने आता था, और उसके लिए घर यही था। उसके आसपास के जो लोग थे, उसकी जो जान पहचान के लोग थे, वही उसका घर थे। It seems against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. सुब्बू का एक्चुअली में ये नेचर नहीं था, तो जब लोग उसको देखते थे और लोगों के टुवर्ड्स उसको इतना डेडिकेटेड देखते थे, तो उनको लगता था अरे यार ये तो उसका नेचर है भी नहीं, तो ये ऐसी एक्टिविटीज कैसे कर सकता है। Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. तो यहाँ पे बोला जा रहा है इतना अच्छा आदमी होने के बावजूद भी लोगों की इतनी नफरत इसको मिल रही है। जेन्युइन का मतलब होता है ट्रू, एंड इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई प्लान नहीं है अपने एक्सपेंसेस का, और वो अपने जो पैसा है उसको वेस्ट कर रहा है, मतलब वो लोगों के ऊपर अपना पैसा बर्बाद करता था। तो सुब्बू का जो नेचर था, even conscious that he was feeding and supporting so many of them,
सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, मतलब उसको बोला जाता था कि यार कितना दानी था वो, लोगों के लिए कितना खर्च करता था, फिर भी उसके दुश्मन थे। Was it because he seemed so close and intimate with the boss? क्या उसके दुश्मन इसलिए भी थे क्योंकि वो बॉस के बहुत ज्यादा क्लोज था? और was it general demeanor that resembled a sycophant's, or his readiness to say nice things about everything? In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. अब आपको ये पता चलेगा कि अशोकमित्रन ये कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं क्यों सुब्बू इतना अच्छा था, इतना अच्छा डायरेक्टर, इतना अच्छा एक्टर, इतना अच्छा पोएट और इतना अच्छा बंदा, इतना चैरिटेबल बंदा, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। आई डोंट नो। डिमेनर का मतलब होता है मैनर, एटीट्यूड। साइकोफैंट का मतलब होता है चापलूस, ठीक है ना। और डायरेस्ट का मतलब होता है टेरेबल। सो यहाँ पे उसको बोला जा रहा है हो सकता है कि वो बहुत चाटुकार टाइप का आदमी था, बॉस के बहुत क्लोज था, इस वजह से लोग उससे नफरत करते थे, और चापलूसी करने की वजह से लोग उससे नफरत करते थे, सबको मक्खन लगाया करता था, अच्छी अच्छी बातें करता था, या फिर कोई और भी केस हो सकता है, आई डोंट नो। बट इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी लोग उससे क्यों नफरत करते थे, nobody knows. You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. आप हमेशा अगर सुब्बू को देखना चाहते हो तो आपको सुब्बू कहाँ दिखाई देगा? सुब्बू हमेशा बॉस के पास दिखाई देगा, हमेशा, एवरी टाइम। बट अटेंडेंस रोल ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट। लेकिन अगर आपको प्रेजेंस के टाइम पर उसको दिखना हो, जहां पर उसकी जरूरत होती थी, तो वो आपको कहां पर दिखाई देगा? स्टोरी डिपार्टमेंट में, जहां पे एक लॉयर बैठता था, ठीक है, और साथ ही में कुछ राइटर्स और पोएट्स भी बैठते थे। ठीक, तो ऑफिशियली सुब्बू कहां रहता है? स्टोरी डिपार्टमेंट का बंदा है, लेकिन रहता किसके साथ है? जनरली बॉस के साथ। Now, the lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. अब वो जो लॉयर था उसको कहा जाता था कि वो लीगल एडवाइजर है, मतलब किसी को भी अगर लीगल एडवाइस चाहिए तो लोग उससे जाकर के ले सकते हैं। बट जैसा उसका काम था वैसा काम वो करता नहीं था, उसका जो काम था वो उसके उल्टे ही था, क्योंकि वो किसी को लीगल एडवाइस दे ही नहीं पाता था। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets. While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute please," and played back the recording. तो हम यहाँ पर पहले तो आप कुछ वर्ड समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू ओवर का मतलब है टू पास बाय और टू एंड, खत्म किया, एंड करना किसी सीन को, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लीगल एडवाइजर था उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल भी लीगल एडवाइजर की तरह नहीं थी। अब अशोकमित्रन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार एक बहुत हाई टेम्पर्ड एक्ट्रेस थी, ठीक है, उन्होंने अपने टैंट्रम्स दिखाने शुरू कर दिए, नखरे दिखाने शुरू कर दिए, और सेट पे कहने लगी कि मैं छोड़ करके जा रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सीन, मेरे को नहीं करना है, ठीक है। और सब लोग बहुत ही हैरान थे, जबकि सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे उनकी इस टैंट्रम पे। तो वो गया, ठीक है, और उसने चुपचाप रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जा करके, और उसके बाद ही प्लेड इट व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ। और फिर उसने वो सबको तब दिखाई जब वो अपने टैंट्रम्स दिखाते दिखाते लोगों को अचानक से रुक गई, लिविंग हर शॉक। अब ये उस एक्ट्रेस के लिए बहुत शॉकिंग था कि मैं इस तरीके की एक्टिंग कर रही हूँ, मतलब मैं इस तरीके की हरकतें कर रही हूँ कि मैं टैंट्रम्स दिखा रही हूँ। हाँ, लेकिन वहां पर कुछ भी उसके अगेंस्ट ऑफेंसिव नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ये काम किया। तो आप ये सोचो, अगर मैं ही आपके सामने गुस्सा दिखाने लगूं और आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगो, उसके बाद फिर आप मेरे सामने ही ये प्ले कर दो, तो मेरे को कैसा लगेगा? तो मैं हैरान हो जाऊंगी, ठीक है। सो व्हाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 minute प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग। तो जब वो नखरे दिखा रही थी उसने वीडियो रिकॉर्ड करी, उसने कहा 1 मिनट रुकिए, जैसे ही उसने सांस लेने के लिए रुका उसने उसको वापस वो रिकॉर्डिंग दिखा दी। There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress tirade against the producer, but when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. A girl
From the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. She never quite recovered from the terror she felt that day. That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. So इस तरीके से उस legal advisor ने एक लड़की का करियर खत्म कर दिया being an actress. राइट सो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ है जब इस लड़की ने अपनी खुद ये टैंट्रम्स देखे, मतलब इस एक्ट्रेस ने खुद ये टैंट्रम्स देखे तो बड़ी ही शॉक हो गई. हालांकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके अगेंस्ट बहुत ही ऑफेंसिव हो, ठीक है, कि जो प्रोड्यूसर को दिखाई दे और प्रोड्यूसर उस बात पे गुस्सा हो जाए. लेकिन फिर भी आप सोचो ना, ये एक प्रॉब्लमेटिक टोन थी कि मतलब ये क्या है, मतलब जबरदस्ती ये लड़की काम नहीं कर रही है. राइट वॉल्यूम एंड टैंट्रम सेंट हर इनटू अ ट्रॉमा. अब ये लड़की ने जब अपने खुद के टैंट्रम्स देखे, खुद की आवाज सुनी है ना, तो ये ट्रॉमा में चली गई और उसके बाद वो उस ट्रॉमा से कभी भी बाहर नहीं आ पाई. और बताया जाता है कि ये उसकी जिंदगी में जो उसका करियर था, उस करियर पे एंड लग गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लॉयर. ऑल्दो उसने ये कुछ इंटेंशनली नहीं किया, बट ये हो गया. चलिए नेक्स्ट. व्हाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म. अब जहां पर आप देखोगे ना कि जो स्टूडियो था, जेमिनी स्टूडियो, वहां पे हर एक डिपार्टमेंट के बंदे के पास अलग अलग यूनिफॉर्म थी. खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट. द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड attire, sometime a coat that looked like a coat of mail. Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhis and Khadis. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of roast talk and pancake were used on it, not much came of the film. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. So अब अगर आप यहाँ पर वापस पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीजें अगेन अंडरस्टूड होंगी कि जो जेमिनी स्टूडियो था वहां पे हर एक डिपार्टमेंट में हर किसी को अलग अलग ड्रेसेस पहनने के लिए बोला जाता था. खादी क्या है? खादी एक इंडियन होमस्पन कॉटन क्लॉथ है, मतलब जो हाथों से बुना जाता है. धोती आपने देखा होगा एक कपड़ा टाइप का होता है, गारमेंट होता है जो हिंदूस पहनते हैं, ठीक है, टाई कर लिया जाता है उसको, कपड़ा होता है टाई कर लिया जाता है, ठीक है. कोट ऑफ मेल का मतलब है एक प्रोटेक्टिव गारमेंट जो कि मेटल रिंग्स का बना हुआ होता है, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो लॉयर है, ठीक है, उसके जो क्लॉथ्स हैं वो यूनिक है, वो अलग कपड़े पहनता है बाकियों से. मतलब बाकी क्या पहनते हैं? खादी पहनते हैं, खादी धोती पहनते हैं, ऊपर उसके व्हाइट कलर की शर्ट पहनते हैं, लेकिन वो आपको पैंट शर्ट में दिखाई देगा. उसने पैंट पहनी हुई है, टाई लगाई हुई है और उसने एक कोट पहना हुआ है जो कि एकदम आर्मर की तरह लग रहा है, हथियार की तरह, ठीक है ना. ही वॉज अ न्यूट्रल मैन. वो एक बहुत ही आम सा आदमी था, उसके पास अपने लॉजिक्स थे, वो ह्यूमन फीलिंग्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता था और जनरली वो हेल्पलेस लगता था. इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ लिटरेरी एंथुसियास्ट, मतलब वो लॉजिक से चलता था, उसको ह्यूमन इमोशंस की कोई भी कद्र नहीं थी, तो मतलब वो बाकी लोगों में घुल मिल नहीं पाता था. द नरेटर कॉल्ड हिम अ न्यूट्रल मैन इन द असेंबली ऑफ गांधीज एंड खादीज. मतलब जहां पे लोग गांधीवाद और खादीवाद थे वहां पर ये एक अलग ही लेवल के इंसान थे, मतलब बिल्कुल डिफरेंट, अलग. ओके नाउ अगर आगे देखेंगे, लाइक सो मेनी ऑफ दोस हु वर क्लोज टू the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of roast talk and pancake were used on it, not much came of the film. अब यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि वो बहुत क्लोज था बॉस के और इसी तरीके से ट्रेंड चलता रहता था. उसको अलाउंस थी कि वो प्रोड्यूस कर सकता है फिल्म अपनी खुद की, विच कुड नॉट डू वेरी वेल एक्चुअली. बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट्स और पैनकेक्स, ठीक है, वो यूज करता था इस प्रोसेस में. इवेंचुअली जब बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद किया तो नरेटर एक्सप्रेस
it in a sarcastic way that this was perhaps the only instance of human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. As the story department was closed, the poets were rendered workless along with the lawyer. सो अब ये कुछ सीन बता रहे हैं कि भाई उनको बहुत प्रिविलेज था, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, हर कुछ बहुत बढ़िया था और परफेक्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप अगर नोटिस करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एक टाइम ऐसा भी आता था जब बहुत प्रिविलेज लोगों को भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती थी। तो वो सीन यहाँ पर किसके साथ हुआ है? वो सीन यहाँ पर हुआ है इन लॉयर के साथ कि इनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है, राइट। सो इसके बाद भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपको आगे भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसके साथ मैं यहाँ पर अभी इसका पार्ट फर्स्ट एंड करती हूँ, बट वी विल सून कम अप विद पार्ट 2 ऑल्सो, जिसमें हम हमारी जो बाकी बची हुई स्टोरी है उसको कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज डू शेयर इट ज़रूर से ज़रूर, और रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए। अभी तो हम इसको पूरी वर्ड टू वर्ड स्टोरी कवर करवा रहे हैं, आगे चल करके हम इसको ऐसे भी कवर करेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय एंड टेक केयर। वन शॉट भी कवर करेंगे।